हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति सक्सेना और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल प्रगतिज होम साइंस स्टडी लैब। ऑलराइट, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमए फर्स्ट सेम का जो सेकंड पेपर है, यानी कि कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन इन होम साइंस। ठीक है, तो मैं आपको मेन जो पॉइंट्स हैं या आपके टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में कवर किए जा सकते हैं उनको डिस्कस करूंगी। ये पेपर जो है आपका जो पूरा है ना, वो 3 आपके बेसिक यूनिट्स में डिवाइड किया गया है और ये तीनों यूनिट्स आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आपने ये तीनों यूनिट्स ही लगभग तैयार कर लेनी है, क्योंकि और ये बहुत स्कोरिंग पेपर है, ध्यान रखना। ठीक है ना, बहुत स्कोरिंग पेपर है और बहुत अच्छे से आप इसको एलिब्रेट करके, मतलब बढ़ाकर आराम से बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। बस आपको हेडिंग्स पता होनी चाहिए, उनका मीनिंग पता होना चाहिए, राइट। तो जो सबसे पहला बढ़िया क्वेश्चन आपको मिल सकता है वो यही कि प्रसार शिक्षा क्या होती है, इसको परिभाषित कीजिए। इसके उद्देश्य, इसकी महत्व, इसके सिद्धांत, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रसार शिक्षा बेसिकली 2 वर्ड से मिलकर बना है, प्रसार एंड शिक्षा। प्रसार का मतलब होता है किसी भी चीज को फैलाना, एक्सटेंड करना, एक्सटेंशन करना किसी चीज का, और शिक्षा का मतलब है एजुकेशन। तो आप दोनों ही शब्दों को अच्छे से डिस्क्राइब करिएगा। ठीक है, और दोनों का मिलाकर अगर अर्थ बोलूं तो वो ज्ञान को फैलाना, ये प्रसार शिक्षा है। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज मैंने आपको बोली है। आप जब पढ़ोगे तो आपको हर टर्म का ना मीनिंग मिलेगा। तो आप बहुत अच्छे से एक्सटेंशन को डिफाइन करिएगा, फिर एजुकेशन को डिफाइन करिएगा, फिर दोनों को डिफाइन करिएगा। आप प्रसार शिक्षा में जो डेफिनेशंस लर्न करेंगे ना, वो जेपी लीगन्स हैं, ओपी धामा, डॉक्टर रंजीत सिंह हैं और एसपी सुपे। आप इनकी डेफिनेशंस ना बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। इनमें से किसी भी 2 की, 3 की आप बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा और उनको बहुत अच्छे से डिफाइन करना सीख लीजिएगा। अगर आपने इनकी डेफिनेशंस के मीनिंग समझ लिए तो आपने कहते हैं ना, प्रसार शिक्षा को समझ लिया है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि प्रसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है, क्यों क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो प्रसार शिक्षा का सबसे पहला मतलब कई सारे उद्देश्य हैं, ऑब्वियसली आप इनको खूब बना बना के भी लिख सकते हो अपने मन से। अगर आपने प्रसार शिक्षा समझा है, इसको जो कनेक्ट करते हैं वो हम रूरल डेवलपमेंट से कनेक्ट करते हैं। देखो, प्रसार शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी? प्रसार शिक्षा की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जहाँ शिक्षा की कमी है, वहां तक उन लोगों को उस ज्ञान को पहुंचाना, ताकि वो अपना जो है सारा विकास, समग्र विकास कर सके। ठीक है, तो इसलिए प्रसार शिक्षा की आवश्यकता पड़ी। तो अब उद्देश्य क्या होगा इसका? सबसे पहला ये कि व्यवहारिक परिवर्तन लाना। व्यवहारिक परिवर्तन से मतलब कि आपके जो बिहेवियरल चेंजेस हैं, आप कहते हैं ना, एक शिक्षित व्यक्ति और एक अशिक्षित व्यक्ति को आप देखकर उसके हाव-भाव से ही पहचान लेते हो कि ये व्यक्ति शिक्षित है और ये व्यक्ति अशिक्षित है। क्यों? क्योंकि शिक्षा आपको कैसा बनाती है? आपको ये सलीका सिखाती है कि आपको कैसा व्यवहार करना है, किन शब्दों का प्रयोग करना है, कैसे उठना, कैसे बैठना है, किस तरीके से बात को अपना कहना है। तो ये सारे सलीके, व्यवहार परिवर्तन जो होता है वो शिक्षा के बाद ही होता है। तो प्रसार शिक्षा का उद्देश्य यही है कि व्यवहार में परिवर्तन करना। फिर है आत्मनिर्भर बनाना। ऑब्वियसली प्रसार शिक्षा का फोकस ही यही है कि व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना, क्योंकि हमको उनको एबीसीडी नहीं सिखानी है। प्रसार शिक्षा ज़रूरतमंद लोगों के लिए है और वो ज़रूरत जो उनकी है उसके हिसाब से हमको उनको प्रसार शिक्षा देनी है। ठीक है? तो उनको आत्मनिर्भर बनाना, क्योंकि जो ग्रामीण व्यक्ति है उसको एबीसी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल से कोई लेना-देना नहीं है। उसको इससे मतलब है कि मेरी खेती कैसे होगी, मुझे खेती से कैसे लाभ मिलेगा, मैं किस तरीके से खेती करूँ जो मेरा आर्थिक स्थिति बढ़े, या मैं खेती के साथ और ऐसा क्या करूँ जिससे मेरी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, मैं अपने परिवार को पाल सकूँ। ठीक है? तो उसको आत्मनिर्भर बनाना, ये दूसरा उद्देश्य है। फिर है ज्ञान और कौशलों में का संचार करना, मतलब जो भी वो कर रहा है उसमें उसका ज्ञान बढ़ाना और उसके कौशलों का विकास करना। ठीक है, तो ये भी कहते हैं ना, प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। फिर विकास की प्रेरणा। अब विकास की प्रेरणा यानी कि व्यक्ति में ये प्रेरणा उत्पन्न करना कि आपको विकास करना है, मतलब अपना विकास खुद करना है। ठीक है, कहते हैं ना, जब तक सेल्फ मोटिवेशन नहीं होता इंसान से, आप कुछ नहीं करा सकते, राइट। तो यही उनमें डेवलप करना कि भाई आपको आपका विकास करना है, तो सबसे पहले आप खुद प्रेरित होइए और उसको प्रेरित करना हम ही को है, मतलब प्रसार कार्यकर्ता को ही है। ठीक है, फिर है आपका संचार और भागीदारी। संचार से मतलब कि कम्युनिकेशन करना, लोगों को बताना, लोगों से साथ बैठना, बात करना, उनसे सुनना, उनकी तकलीफों को जानना, उनकी समस्याओं को जानना और उस पे फिर उसमें भागीदारी भी लेना, उनकी भी भागीदारी दिलवाना कि तुम्हारी ये समस्या है तो तुम इनिशिएट लो, तुम सामने आओ अपनी समस्या लेकर, और फिर उसकी समस्या के साथ समाधान पर भी बात करना। ठीक है, समग्र विकास करना। समग्र विकास मतलब आर्थिक विकास भी, सामाजिक विकास भी, शैक्षिक विकास भी। ठीक है, आपका मेंटल डेवलपमेंट भी, हर एक चीज, आपका भावात्मक विकास भी, तो सभी विकासों पर ध्यान रखना। फिर है सामाजिक आर्थिक उत्थान। ऑब्वियसली कहते हैं ना, जब आप एक व्यक्ति एक मतलब किसी गांव में काम कर रहे हैं प्रसार कार्यकर्ता के तौर पर और वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, तो सामाजिक और आर्थिक उत्थान होगा।
ठीक है? तो प्रसार शिक्षा का उद्देश्य यही है कि समाज का विकास करना और आर्थिक उत्थान करना, ताकि देश के प्रति जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, व्यक्तिगत तौर पर व्यक्ति की, वो अपनी निर्वाह कर सके। ठीक है? इसके बाद जो यही मतलब आपने अगर उद्देश्य समझ लिए हैं, तो इनसे आप महत्व बना सकते हैं। आपने महत्व समझ लिए हैं, तो उनसे आप उद्देश्य बना सकते हैं, फिर सिद्धांत भी बना सकते हैं आप। ठीक है? तो अब अगर हम प्रसार शिक्षा के महत्व की बात करते हैं, तो प्रसार शिक्षा का महत्व है जीवन स्तर को उच्च करना। ऑब्वियसली जब आर्थिक स्तर, सामाजिक स्तर बढ़ेगा व्यक्ति का, जब वो नई-नई चीज़ों को सीखेगा, अपनी कृषि को उन्नत तरीके से कर पाएगा, तो उसका क्या होगा, जब सामाजिक स्तर उच्च होगा, ठीक है? तो प्रसार शिक्षा का ये महत्व है, इसलिए प्रसार शिक्षा आवश्यक है। फिर वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार, देखिए प्रसार शिक्षा ना बीच की कड़ी है। किसके बीच? वैज्ञानिकों यानी प्रयोगशाला और जो कृषक है यानी कि गाँव है, ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्र है, उनके बीच की जो कड़ी है, वो आपकी है प्रसार शिक्षा। तो प्रसार शिक्षा का काम क्या है, या प्रसार कार्यकर्ता का काम क्या होता है कि जो लैब में नई-नई तकनीकें हैं, जो नए-नए आविष्कार हो रहे हैं, वो लोगों तक पहुँचाना, वो ग्रामीणों तक पहुँचाना, ठीक है? तो वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार करना, समस्याओं का समाधान करना, ठीक है? समस्याओं का समाधान, ऑब्वियसली हम प्रसार शिक्षा लेके ही समस्याओं पे गए हैं कि जो व्यक्ति की समस्याएँ होंगी, उसी से संबंधित हम उनको ज्ञान देंगे और वो अपनी समस्या का समाधान करके अपना सामाजिक आर्थिक स्तर को उच्च करेंगे। फिर है आत्मनिर्भर और सशक्तिकरण, ठीक है? आत्मनिर्भर करना, फिर वही बात आ जाती है कि हम काम क्या कर रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को उन्नत कर रहे हैं, ठीक है? अब खाली यहाँ पुरुष-महिलाएँ सब आते हैं, ठीक है? वो कृषि कर रहे हैं, कृषि का क्या सीन होता है कि आपका जब आप जब खेती बोते हैं, मतलब जब बुवाई की जाती है, तब काम होता है और उसके बाद जब कटाई होती है, तब काम होता है। जो बीच का होता है, वो इतना काम नहीं होता, तो उस बीच खाली होता है व्यक्ति। तो उस समय वो ऐसा क्या करे कि वो अपनी मतलब आत्मनिर्भर बन सके, खाली खेती पे नहीं निर्भरता हो उसकी। तो कुछ ऐसे कौशल सिखाना जिससे वो अपने आप में मतलब आर्थिक स्थिति अपनी मजबूत कर सके, ठीक है? महिलाओं को एंगेज करना कि वो कुछ ऐसा करें, कुछ उन्हें लघु उद्योगों के लिए प्रेरित करना या उनको प्रशिक्षण देना, उनके कौशलों का विकास करना, ताकि वो जो है मतलब घर पे ही रहकर आर्थिक स्थिति में अपने फैमिली को हेल्प कर सकें। हाँ, अब सामुदायिक विकास से क्या मतलब होगा? सामुदायिक विकास ये क्या महत्व रखता है कि हमको किसी एक व्यक्ति का विकास नहीं करना है, हमको पूरे समुदाय का विकास करना है, ठीक है? तो प्रसार शिक्षा का काम ये है कि वो पूरे समुदाय को साथ में लेके चलेगा, ठीक? फिर व्यावहारिक कौशलों का विकास करना, व्यावहारिक कौशल यानी कि व्यक्ति देखो कृषक व्यक्ति को कृषि सिखाना तो बहुत बड़ी वाली मूर्खता होगी, लेकिन आज के समय को ध्यान में रखते हुए नई-नई तकनीकें आने लगी हैं, जो उनके कौशलों को और ज़्यादा विकसित कर सकते हैं, उनको मददगार कर सकते हैं। देखा है, नए-नए मशीनरीज़ आने लगी हैं, जो हेल्प कर सकती हैं उनके कृषि में, ठीक है? तो उनको उनसे इंट्रोड्यूस कराना, उनके कौशलों को विकसित करना, ताकि वो और अच्छे तरीके से अपने कृषि को क्रियान्वित कर सकें। ठीक है, फिर महिलाओं और गृहिणियों का विकास, ऑब्वियसली कि खाली पुरुषों के विकास से कहते हैं ना समुदाय का विकास संभव नहीं है, तो वहाँ पे महिलाओं का विकास भी आवश्यक है, क्योंकि वो भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबल हैं घर की आर्थिक स्थिति के लिए जितना कि एक पुरुष है। तो दोनों को कहते हैं ना दोनों को साथ में मिलकर ही अपनी स्थिति को सुधार में लाना होगा। तो इसमें महिलाओं का इनिशिएट बढ़ाना कि केवल आप जो खाना बना रहे हो, आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो, तो आप कुछ ऐसा कुकिंग का कुछ कर सकते हो, आप अचार पापड़ अ या सब्जियों को सुखाकर उन्हें पैकिंग करना, बहुत सारी ऐसे काम हैं आज के टाइम में जो वो कर सकते हैं घर पे रहकर। बिनाई का काम, टोकरी बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जिनका बुनाई करना, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे उद्योग हैं जो महिलाओं को सिखाकर या जो उनको आता है उसको और अच्छे से उनको कौशलों का विकास करके उनको आर्थिक स्थिति में मतलब कहते हैं ना हेल्पफुल बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके महत्व कि एक प्रसार शिक्षा का क्या महत्व होता है। अब बात करें सिद्धांत, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये मतलब आपको मिलना ही मिलना है एक तरीके से, मैं जो मतलब मुझे लगता है ऐसा कि प्रसार शिक्षा के सिद्धांत बहुत सारे आप लोगों ने पढ़े भी होंगे अब तो। और वैसे जो मैं कुछ आपको यहाँ पे समझा देती हूँ, जैसे सबसे पहला प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड नीड कि रुचि और आवश्यकता का सिद्धांत। जो प्रसार शिक्षा है ना, वो रुचि और आवश्यकता पर आधारित है कि जो व्यक्ति की सामने वाले की जिसको हम प्रसार शिक्षा दे रहे हैं, उसकी क्या रुचि है या उसकी क्या आवश्यकता है। देखो आवश्यकता अ अ, अगर किसी व्यक्ति की कोई अगर आवश्यकता होती है ना, तभी उसकी उसमें रुचि उत्पन्न होती है और तभी व्यक्ति वो सीखता है, अन्यथा वो नहीं सीखता। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखो का सिद्धांत। प्रसार शिक्षा का ये कहते हैं ना कि आपने केवल बोलते नहीं रहना है, आपने खुद से नहीं करना है, दूसरों से कराना है। अगर कृषि सिखाने की बात हो रही है या महिलाओं को कुछ
सिलाई सिखाने की बात हो रही है, तो उनको करने देना है, उनको करके सिखाना है, ना कि खुद ने करना है, ठीक है? तो ये करके सीखो का सिद्धांत है, क्योंकि करके सीखने के बाद ना आपकी सारी ज्ञानेंद्रियाँ उस चीज़ को आत्मसात कर लेती हैं, ठीक है? फिर आपका जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो पार्टिसिपेशन एंड कोऑपरेशन का है कि ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता और सहयोग का सिद्धांत कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसी कार्यक्रम में सहभागी बनेंगे और सहयोग देंगे अपना, उतना ही उन्हीं का उद्धार होना है। तो ये उनको समझाना कि आपकी सहभागिता बहुत ज़रूरी है और आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। ठीक है? लोकल लीडरशिप प्रसार शिक्षा जो होती है ना, इसको पहुँचाने के लिए सबसे बीच एक कहते हैं ना बहुत मजबूत जो माध्यम होता है वो लोकल लीडरशिप होती है। लोकल लीडरशिप आप चूँकि प्रसार कार्यकर्ता उस क्षेत्र के लिए अजनबी है, तो आप कोई अजनबी किसी को कुछ कहेगा तो कोई मानेगा, नहीं मानेगा ना। तो ऐसे में क्या होता है कि लोकल लीडरशिप को चुनता है प्रसार कार्यकर्ता या चुनना चाहिए। ताकि जो लोकल लीडरशिप होती है ना उसका सब लोग सुनते हैं वहाँ पे, चाहे वो पंचायत घर का मुखिया हो सकता है या वहाँ का कोई मास्टर हो सकता है या कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो सकता है, महिला हो सकती है, कोई भी हो सकता है जिसकी सब लोग वहाँ सुनते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को पकड़ना और उसका सहयोग लेकर लोगों का विकास करने में मदद पाना, ठीक है? फिर है आपका कल्चरल डिफरेंसेस का सिद्धांत, ठीक है? यानी कि सांस्कृतिक भिन्नता का सिद्धांत। सांस्कृतिक भिन्नता, भई देखो जिस क्षेत्र में व्यक्ति काम कर रहा है वहाँ पे बहुत सारी भिन्नताएँ होती हैं। हर व्यक्ति किसी भी जाति धर्म का हो सकता है। तो उनकी उस भिन्नता को ध्यान में रखकर हमको काम करना है। हम ठीक है? जो भी उनकी मान्यताएँ हैं, जो भी उनकी संस्कृति है, जो भी वो मानते हैं, उनको ध्यान में रखकर हमको आगे बढ़ना है, ठीक है? प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब ये है कि जो प्रसार शिक्षा है उसका उद्देश्य ही या सिद्धांत ही यही है कि वो जो काम करती है वो इस जो प्रॉब्लम है उसकी सॉल्विंग पे काम करती है, ना कि मतलब समस्या के समाधान पे काम करना, ठीक है? ताकि जो समस्या उत्पन्न हुई है या जो व्यक्ति अपनी समस्या लेके आया है उसका वो समाधान करके उसको वो हल मिल सके और वो अपना कहते हैं ना आर्थिक स्थिति सुधार सके, अपनी सामाजिक स्थिति सुधार सके, ठीक है? फिर आपका नेक्स्ट जो बनता है वो डेमोक्रेटिक अप्रोच है। डेमोक्रेटिक अप्रोच से मतलब पहुँच प्रजातांत्रिक पहुँच यानी कि सब पे बराबरी से पहुँचना कि ये किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं कार्यक्रम चल रहा है, ये सभी के लिए समान तौर पे काम चल रहा है। तो चाहे वो पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे यंग हो, कोई भी हो, सबके लिए उसका सबका इनिशिएट जो है वो बराबर है कि सबने इनिशिएट लेना है, तो सबका ही उद्धार होना है उससे। फिर है मूल्यांकन का सिद्धांत, ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं, तो हम बीच-बीच में और कार्यक्रम के बाद उसका मूल्यांकन ज़रूर करते हैं, ताकि हमको ये पता चलता है कि कितना सही जा रहे हैं हम या कितना कहाँ भटक रहे हैं, क्या सही करना है। तो मूल्यांकन का सिद्धांत, ठीक है? समांगीण विकास का सिद्धांत, हमको किसी एक चीज़ पे फ़ोकस नहीं करना है, हमको एक चीज़ के साथ-साथ सभी चीज़ों पे फ़ोकस करना है। आर्थिक विकास होगा तो बट ऑब्वियसली उसका सामाजिक विकास भी होगा, सामाजिक विकास होगा तो उसका मॉरल विकास भी होगा। तो ऐसे करके ना हर चीज़ एक-दूसरे से कनेक्टेड है। फिर है आपका समता का सिद्धांत। समता का सिद्धांत से मतलब समानता, इक्वालिटी, ठीक है? फिर यहाँ पे वही बात आ जाती है कि जाति, धर्म का कोई भेदभाव नहीं करना है, महिला-पुरुष का कोई भेदभाव नहीं करना है। हमको सबको समान तौर पे लेके चलना है ताकि कहते हैं ना समांगीण विकास हो सके और एक था ना सामाजिक और आर्थिक उत्थान किया जा सके। तो वो चीज़ तभी संभव है जब समानता का सिद्धांत पे काम करा जाएगा, ठीक है? तो ये तो आपका बेसिक हो गया प्रसार शिक्षा का उद्देश्य, प्रसार शिक्षा का महत्व और प्रसार शिक्षा के सिद्धांत। ये तीनों आपको शॉर्ट क्वेश्चन में या लॉन्ग क्वेश्चन में आपको मिलने ही मिलने हैं। तो ये बहुत अच्छे से आप अपना तैयार कर लीजिएगा। इसमें बहुत सारी हेडिंग्स आप बना सकते हो और बहुत लेंथी तरीके से इसको लिख सकते हो। अपने टाइम का ध्यान रखिएगा कि आपको जितने 2 घंटे मिले हैं, तो उस 2 घंटे में ही आपको ये सारे क्वेश्चन्स निपटाने होंगे अपने। ठीक है? नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है इसमें, वो है क्वालिटीज़ ऑफ एक्सटेंशन वर्कर, ठीक है? अब होम साइंस एक्सटेंशन वर्कर, इन्होंने क्या किया है कि एक्सटेंशन वर्कर को होम साइंस एक्सटेंशन वर्कर कर दिया है। तो जहाँ भी होम साइंस एक्सटेंशन वर्कर की बात आती है ना, तो वहाँ पे उसकी 5 ब्रांचेज़ अपने आप इंक्लूड हो जाती हैं, ठीक है? 5 ब्रांचेज़ होम साइंस की कौन-कौन सी? एक आपकी फूड एंड न्यूट्रिशन, एक आपका टेक्सटाइल, एक आपका ह्यूमन डेवलपमेंट, एक आपका फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट और एक एक्सटेंशन एजुकेशन। ये पाँचों ब्रांचेज़ ना इन्वॉल्व हो जाती हैं, जैसे ही होम साइंस वर्ड कहीं भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो अब आपको जो भी क्वालिटीज़ देनी है ना, वो इसके अकॉर्डिंग ध्यान में रखकर जो भी मैटर लिखेंगे ना, आप इस चीज़ को ध्यान में रखकर लिखना है, ठीक है? तो जैसे कि अगर हम बात करें प्रसार कार्यकर्ता के गुणों की, तो एक अच्छे प्रसार कार्यकर्ता में क्या-क्या गुण होने चाहिए? सबसे अच्छी बात, पहली बात तो यही है कि विषय का ज्ञान होना चाहिए। अगर विषय का ज्ञान नहीं है, तो प्रसार कार्यकर्ता किसी काम का नहीं है, ठीक है? तो उसको पूर्णतः अपने विषय जो भी वो सिखाने जा रहा है, जो भी वो बताने जा रहा है, उसको अपने विषय का पूरा ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट है उसमें ग्रामीण विकास के प्रति आस्था होनी चाहिए, मतलब उसको ये खुद में ये विश्वास होना चाहिए कि ये संभव है, मतलब कितना ही
बहुत मुश्किल होता है किसी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना या किसी व्यक्ति में विकास की भावना स्वयं पैदा करना। तो उसमें खुद की सबसे पहले होता है ना कि खुद की आस्था होना चाहिए पहले, खुद का माइंडसेट होना चाहिए, नहीं ये हो जाएगा, नहीं मैं कर लूँगा। तो ये वाला बिलीव उसके अंदर होना चाहिए। फिर है सभ्यता और कठिनाइयों का ज्ञान। ठीक है? जिस भी कम्युनिटी में वो जा रहा है वो काम करने, उस कम्युनिटी का उसको पूरा ज्ञान होना चाहिए। वहाँ की लोकेलिटी का ज्ञान होना चाहिए कि यहाँ कौन से रीति-रिवाज के धर्म के लोग रहते हैं, उनका क्या मान्यताएँ हैं, ठीक है? और क्या-क्या उनके बीच कठिनाइयाँ हैं, क्या-क्या प्रॉब्लम्स उनके बीच हो रही हैं। तो उस जगह का, उस लोकेलिटी का उसको पूरा ज्ञान होना चाहिए, ठीक है? योग्यता और निपुण होना चाहिए, ऑब्वियसली वो योग्य होना चाहिए और निपुण होना चाहिए। जो भी वो सिखा रहा है, करने जा रहा है, उस कार्य में उसकी पूर्णतः योग्यता होनी चाहिए और निपुणता होनी चाहिए। फिर नई तकनीकों का ज्ञान, अब जो भी वो सिखाने जा रहा है, ठीक है, हम थ्योरी पढ़े बैठे हैं, हमने किताबें पढ़ ली थी, लेकिन जो नई तकनीकियाँ जो आज के टाइम की हैं, उसको उसका भी ज्ञान होना चाहिए ताकि वो उनसे उसको कनेक्ट करके उनको नए ज्ञान की प्राप्ति करा सके। ठीक है? उन्नतशील विचारधारा बहुत ज़रूरी है भई, आपका माइंडसेट फिर आ जाता है कि अगर आप उन्नत विचारशील धारा के नहीं हैं, तो आप सामने वाले को कुछ नहीं सिखा सकते, क्योंकि आप कैसे किसी को नया कुछ सिखा पाओगे, नहीं ना? तो आपकी जो विचारधारा है, वो कैसी होनी चाहिए? उन्नतशील होनी चाहिए, नए-नए विचार आने चाहिए, नए-नए आप खुद कहते हैं ना इनोवेटिव होने चाहिए कि कुछ नया करना है, कुछ नया सीखना है या कुछ नया सिखाना है, तो जब आप खुद नया सीखोगे तभी कुछ नया दे पाओगे, ठीक है? अच्छा चरित्र और आदर्श व्यक्तित्व होना तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर व्यक्ति का चरित्र अच्छा नहीं होगा और अगर वो आदर्श नहीं होगा व्यक्ति, तो लोग उसको फ़ॉलो नहीं करेंगे, लोग उसको नहीं सुनेंगे और व्यक्ति अपना जिस उद्देश्य से वो गया है उस क्षेत्र में वो काम वो नहीं कर पाएगा। ठीक है? फिर ईमानदार और सत्यनिष्ठता, ये भी बहुत ज़रूरी है कि वो अपने काम के प्रति, लोगों के प्रति और जो भी उसके ज़िम्मेदारियाँ हैं उनके प्रति वो ईमानदार हो और सत्यनिष्ठता होनी चाहिए उसमें, ठीक है? मृदुभाषी और विनम्रता का गुण, क्योंकि बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। देखो जब आप एज़ ए एक्सटेंशन वर्कर किसी ऐसे क्षेत्र में जाते हो जहाँ विकास करना है, ज़ीरो से स्टार्ट होता है, तो बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। तो प्रसार कार्यकर्ता का ये गुण बहुत महत्वपूर्ण है कि वो मृदुभाषी होना चाहिए। मृदुभाषी कहते हैं ना, पढ़े लिखे व्यक्ति का जो सबसे पहला गुण क्या होता है, वो काम कूल और कहते हैं ना सेलेक्टेड वर्ड्स का यूज करता है, तो ये चीज उसमें दिखनी चाहिए, ठीक है, प्रसार कार्यकर्ता में कि बहुत मृदुभाषी हो और बहुत विनम्र हो, ताकि वो ग्रामीण लोग हैं वो बार बार पूछेंगे, बार बार समझेंगे, तो इरिटेट नहीं होना है, ठीक है। तो विनम्र रहना, मृदुभाषी रहना, ये तो हो गए गुण, ठीक। इन्हीं सारे गुणों को अब आपको को रिलेट करना है गृह विज्ञान से। तो जो भी आपने करना है ना, गृह विज्ञान जहाँ वर्ड आ गया वहाँ महिलाएँ आ जाती हैं और आपकी पाँचों ब्रांचेज़ आ जाती हैं। तो अब आप उसको कोलैबोरेट करके अब आप लिखेंगे उसको, ठीक है? तो यहाँ पे आपका ये हो गया गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्ता के गुण। अब हम बात करते हैं, आपका नेक्स्ट यूनिट है इसमें अ, अच्छा एक चीज़ और इसमें कभी-कभी एक क्वेश्चन ऐसे आ जाता है जैसे कि ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन और इसमें पूछा जा सकता है जो आपके इसमें सिलेबस में तो नहीं है, ऐसे मतलब हाइलाइटेड नहीं है, बट ऐसे आ जाता है कभी-कभी कि व्यक्ति की पहुँच के उपागम क्या हैं? कि लोगों तक जब हम अपनी पहुँच बनाते हैं, अप्रोचेस बनाते हैं कि लोगों तक कैसे पहुँचा जा सकता है प्रसार शिक्षा के लिए, तो वो मेथड्स, अप्रोचिंग मेथड्स कौन-कौन से हैं? तो आपके 3 अप्रोचिंग मेथड्स रहते हैं। पहला होता है इंडिविजुअल मेथड, दूसरा ग्रुप मेथड और तीसरा मास कम्युनिकेशन मेथड, ठीक है? तो व्यक्तिगत संपर्क विधि, दूसरा आपका सामूहिक संपर्क विधि और तीसरा आता है जनसंपर्क विधि। तो व्यक्तिगत संपर्क विधियों में जो होते हैं ना, व्यक्तिगत संपर्क से मतलब यानी कि फेस टू फेस किसी व्यक्ति के पास जाकर बात करना, कि व्यक्तिगत तौर पर एक-एक व्यक्ति को पास बुलाकर या उसके पास जाकर एक-एक व्यक्ति से बात करना, उसकी समस्या सुनना, उसका समाधान करना, ठीक है? तो जितने भी व्यक्तिगत संपर्क में आते हैं, जैसे लेटर है, पर्सनल लेटर करना, फेस टू फेस इंटरव्यू करना, ठीक है? तो ये सारे जो मेथड्स हैं वो इंडिविजुअल मेथड्स में आते हैं। ग्रुप मेथड में जिसमें हम समूह में बात करते हैं, जैसे डिस्कशन हो गया, आपका लेक्चर हो गया, आपका डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, प्रदर्शन हो गया, ठीक है? तो ये सारे मेथड किसमें आ गए, आपके सामूहिक संपर्क विधि। नेक्स्ट आपका जनसंपर्क साधन। तो जनसंपर्क साधन में वो साधन आते हैं जिसमें बहुत सारे समुदाय को जब हम कवर करते हैं, ठीक है? जैसे समूह की बात करें तो आप वहाँ 50 तक के लोगों को ले सकते हैं, ठीक है? 30 से 50 तक के लोगों के जो संख्या होती है उसको हम एक ग्रुप कहते हैं, एक समूह कहते हैं, ठीक है? जैसे इससे बढ़ता है तो वो जनसंपर्क कहलाता है। तो जनसंपर्क के लिए हम न्यूज़पेपर है, टेलीविज़न है, रेडियो है, लाउड स्पीकर्स हैं, इनका यूज़ करते हैं, ठीक है? तो ये इनके संपर्क माध्यम हो गए। तो ये 3 जो हैं आपकी अप्रोचेज़ हैं, जहाँ पे एक्सटेंशन प्रसार कार्यकर्ता इनका प्रयोग करता है, ठीक है?
अब हम बात करते हैं आपके टीचिंग एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स के। आपके 3 एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स पूछे गए हैं और ये आएँगे। ये भी क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया मिलेगा और इसे बहुत आराम से आप लोग बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना? क्वेश्चन बनेगा वो यही बन सकता है कि प्रसार शिक्षा के कौन-कौन से माध्यम हैं और किसके इनका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, ठीक है? तो आपके 3 माध्यम हैं, एक ऑडियो एड्स यानी कि श्रव्य साधन, दूसरा दृश्य साधन यानी कि विजुअल एड्स और तीसरा है ऑडियो विजुअल एड्स यानी कि श्रव्य दृश्य साधन। श्रव्य साधन वे होते हैं जो सिर्फ़ सुनाई देते हैं, मैंने आपको पहले भी समझाया है ये, ठीक है? तो मैं इसको ज़्यादा इलैबोरेट नहीं करने वाली। दृश्य साधन वो होते हैं जो सिर्फ़ हम देख सकते हैं और श्रव्य दृश्य साधन वो होते हैं जो हम दोनों जिनमें सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है, ठीक है? तो इनको आप बहुत अच्छे से एक्सटेंड करिएगा। ऑडियो एड्स रेडियो हो गया, आपका लाउड स्पीकर हो गया, विजुअल एड्स में आपका जितना रिटन मटेरियल होता है, ब्लैक बोर्ड है, आपका बुक्स हैं, पब्लिकेशंस हैं, मैगज़ीन्स हैं, ठीक है? पोस्टर्स हैं, चार्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपकी जो होंगी वो आपकी विजुअल एड्स में आएँगी। ऑडियो विजुअल एड्स यानी कि जो आपको दिखाई भी दे, सुनाई भी दे, आपका टेलीविज़न है, पपेट शो है, नाटक है, मूवीज़ हैं, ये सारी चीज़ें आपकी ऑडियो विजुअल एड्स में आने वाली हैं, ठीक है? तो इनको बहुत डिटेल से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर आपका मेन आता है कम्युनिकेशन, संचार क्या है? तो संचार सबसे पहले तो आप इसकी भी डेफिनेशंस बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। जेपी लीगन्स की भी आप इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा और भी होंगे, ओपी धामा ने भी दी है इसकी संचार की परिभाषा तो आप वो भी लर्न कर लीजिएगा, ठीक है? तो संचार क्या है? संचार जो है वो सूचनाओं का आदान-प्रदान है। ये टू वे प्रोसेस है। टू वे प्रोसेस से मतलब एक बोल रहा है और सामने वाला सुनकर रिस्पॉन्स कर रहा है, राइट? तो ये होता है टू वे प्रोसेस। तो टू वे अब कम संचार का मतलब यानी कि आपके विचार हैं, आपकी भावनाएँ हैं, आपके संकेत हैं, इन सब चीज़ों को किसी भी माध्यम से, चाहे वो लिख के, चाहे बॉडी लैंग्वेज से, चाहे बोलकर, ठीक है? किसी भी माध्यम से व्यक्ति तक पहुँचाना मतलब सामने वाले व्यक्ति तक पहुँचाना संचार कहलाता है, ठीक है? तो यानी ये टू वे प्रोसेस है। इसमें टू वे प्रोसेस यानी एक जो कम्युनिकेटर है, जो बोल रहा है और दूसरा रिसीवर जो सुन रहा है, ठीक है? तो ये दोनों का होना इस कम्युनिकेशन में बहुत ज़रूरी है। जहाँ तो अभी नेक्स्ट बात करते हैं अगर इसमें हम तो एलिमेंट्स इसके जो क्वेश्चंस बनेंगे वो आपके बनेंगे संचार प्रक्रिया के क्या तत्व हैं, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने वाला है आपका क्वेश्चंस मतलब ये टॉपिक आपका आ सकता है। फिर आपका बन सकता है इसमें प्रिंसिपल्स कि संचार के क्या सिद्धांत हैं और संचार में क्या-क्या बाधाएँ उत्पन्न होती हैं, वो बताइए, ठीक है? तो ये तीनों आपको बहुत आराम से बहुत अच्छे से मिलेंगे। कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है? अब हम बात करते हैं जब आप संचार समझा रहे हैं तो कम्युनिकेशन प्रोसेस अगर आपने समझ ली ना तो आप ये सारी चीज़ें अपने आप कर लोगे, यानी कि आप एलिमेंट्स भी लिख लोगे और आप प्रोसेस तो लिख ही लोगे, संचार को एलैबोरेट कर लोगे मतलब संचार के बारे में बहुत आराम से बहुत सारी बातें लिख पाओगे, ठीक है? आपकी जो प्रोसेस है आपकी वही उसी के जो तत्व हैं वही आपके एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन में आएँगे। तो ठीक है, जो सबसे पहला एलिमेंट आपका है वो है सेंडर। सेंडर का मतलब जो मैसेज को सेंड करता है, जो बता रहा है, जैसे लाइक मी, ठीक है? मैं क्या हूँ? सेंडर हूँ, मैं आपको मैसेज देने वाली हूँ, ठीक है? तो और मैसेज जो मैं अभी अभी मैसेज मेरा क्या है? कम्युनिकेशन पे मैं बात कर रही हूँ, तो ये मेरा मैसेज हो गया, ठीक? इनकोडिंग, इनकोडिंग का मतलब कि इकोडिंग का मतलब क्या होता है कि जो आपका मैसेज है उसको लैंग्वेज साइन में बदलना। ठीक है, तो मैंने हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज और साइन का प्रयोग कर रही हूँ, एग्ज़ाम्पल्स का प्रयोग कर रही हूँ, ठीक है? तो ये क्या है एन्कोडिंग हो गया कि जिन ऑडियंस को मुझे टारगेट करना है, वो कौन-सी लैंग्वेज समझेंगे या कौन से एग्ज़ाम्पल समझेंगे, इन चीज़ों को समझकर मुझे मेरे मैसेज को एन्कोड करना है, ठीक है? फिर उसके बाद चैनल, अब चैनल का मतलब क्या माध्यम की ओर कर रही हूँ, तो अगर आप लोग क्लासरूम में होते तो मैं ब्लैक बोर्ड का यूज़ करती और लेक्चर मेथड करती, अभी मेरा माध्यम यूट्यूब चैनल है, ठीक है? फिर उसके बाद रिसीवर यानी कि आप लोग जो रिसीव कर रहा है मैसेज मेरे लिए स्टूडेंट्स, ठीक है? तो वो मेरा मैसेज रिसीव कर रहे हैं, तो उसके बाद वो डिकोड करते हैं। जो रिसीवर है वो डिकोड करेगा ना मैसेज कि वो समझेगा ना अपनी भाषा में कहते हैं ना कि कभी-कभी क्या होता है कि मैंने तो ऐसा नहीं कहा था, तुमने ये मतलब क्यों निकाल लिया? क्योंकि वो डिकोड नहीं कर पाया सही से। आपने जिस एन्कोडिंग के साथ उसको अपना मैसेज दिया था, उसने सही से डिकोड नहीं किया। तो वो डिकोड करना कि जिस सेंस में मैंने जो मैसेज दिया है, उसी को उसी सेंस में, उसी अर्थ के साथ समझना डिकोडिंग होता है, ठीक है? अब आता है जब डिकोड हो गया मैसेज इट मीन्स उसने समझ लिया और फिर अब आता है रिस्पॉन्स कि उसका फीडबैक कि उसने क्या फीडबैक दिया कि हाँ समझ में आया कि समझ में नहीं आया। तो ये क्या हुआ कि उसका रिस्पॉन्स हमको मिला तो फिर वापस किसको मिला रिस्पॉन्स? जो मैसेज सेंडर है, ठीक है? तो उसको समझ में आ गया कि हाँ मैंने जो भी समझाया वो व्यक्तियों को समझ में आ गया। तो ठीक है, तो ये था आपका पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस और इसमें कितने एलिमेंट्स थे आपके? इसमें 7 एलिमेंट्स थे। सबसे पहला आपका है सेंडर, मैसेज, आपका एन्कोडिंग, ठीक है? दूसरा आपका चैनल, फिर रिसीवर,
ठीक है? और फिर आपका डिकोडिंग और आपका रिस्पॉन्स या फिर फीडबैक। तो ये पूरा हो गया आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस और एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये बहुत अच्छे से तैयार करिएगा क्योंकि इसी पे पूरा आपका क्वेश्चन पेपर बेस्ड रहना है, ये कम्युनिकेशन वाला पार्ट। ठीक है? अब हम बात करते हैं आपके मॉडल्स की। कभी-कभी नाम लेके मॉडल पूछ लिया जाता है और कभी-कभी क्या होता है कि आपसे ये कह दिया जाता है कि कम्युनिकेशन के कुछ मॉडल्स के बारे में 1 या 2 मॉडल के बारे में बताएँ, ठीक है? तो अब आप जो तैयार करिएगा जो मेन जे पॉल लीगन्स का मॉडल है जिनके 6 एलिमेंट्स हैं, तो वो आप लर्न कर लीजिएगा। इनके जो एलिमेंट्स हैं कम्युनिकेशन है, मैसेज है, चैनल है, ट्रीटमेंट है, ऑडियंस है और रिस्पॉन्स है। तो ये आप इसका पूरा एक डायग्राम बनाइएगा बढ़िया-सा और फिर इसके हर एलिमेंट को डिस्क्राइब करिएगा। एक अरिस्टोल का आप तैयार कर सकते हैं, अरिस्टो का मॉडल, ठीक है? इनके में 5 जो है वो एलिमेंट्स लिए हैं इन्होंने स्पीकर, स्पीच, ओकेज़न, ऑडियंस और इफ़ेक्ट, ठीक है? फिर बर्लो का मॉडल है, ये आप तैयार कर सकते हो। इनका जो मॉडल है वो 4 एलिमेंट्स इन्होंने लिए हैं, एसएमसीआर, एस से मतलब सोर्स, एम का मतलब मैसेज, सी का मतलब चैनल और आर का मतलब रिसीवर, ठीक है? तो और एक लॉसवेल का भी मॉडल है, आप वो भी तैयार कर सकते हो। उन्होंने जो है वो एक अलग तरीके से अपने मॉडल को जस्टिफाई किया। इनके 5 एलिमेंट्स हैं। हू का मतलब वही सेंडर आपका कि कौन देगा, ठीक है? तो सेंडर, हू। फिर नेक्स्ट है व्हाट से यानी कि आपका मैसेज वो क्या कह रहा है, कहना चाहता है, ठीक है? व्हिच चैनल यानी किस माध्यम से, तो आपका माध्यम हो गया। फिर टू whom यानी कि आपके रिसीवर्स कौन है, किसको देना चाहता है, टू whom, ठीक है? व्हाट इफेक्ट यानी कि आपका रिस्पॉन्स, वही चीजें हैं पर इनका कहने का तरीका अलग है। तो इनके 5 एलिमेंट्स हैं वो आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है? तो ये तो हो गया आपका संचार के मॉडल्स। अब हम बात करते हैं मॉडल हो गए, एलिमेंट्स हो गए, प्रोसेस हो गया, ये सब आपका एक साथ ही चलना है, ठीक है? अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन के सिद्धांतों की, प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो सबसे नेक्स्ट है आपका लक्षित दर्शकों को समझाने का सिद्धांत। संचार का मतलब यही है कि जो हमारी लक्षित कहते हैं ना जिनको हमें सिखाना है, जिनको हमें बताना है, ठीक है? उनको समझाने का सिद्धांत कि उनको समझ में आना चाहिए हमारा संचार ऐसा हो, ठीक? फिर है संचार की प्रासंगिकता। प्रासंगिकता से मतलब कि जो हम संचार दे रहे हैं अब जैसे मैं इस समय आपको ये कम्युनिकेशन के बारे में बता रही हूँ, क्यों बता रही हूँ? क्योंकि ये प्रासंगिक है ना, आपका एग्ज़ाम आने वाला है, आपको इसकी ज़रूरत है और आप इसको जानना चाहते हो, आपको समझना है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो जो भी आप नॉलेज दे रहे हो, संदेश दे रहे हो, सूचना दे रहे हो, वो कैसी होनी चाहिए? प्रासंगिक होनी चाहिए लोगों के लिए उस समय के लिए वो ज़रूरी होनी चाहिए, लोगों के लिए आवश्यक होनी चाहिए। फिर है सही संचार का माध्यम का चयन, ठीक है? सही संचार अब जैसे कि व्यक्तिगत हमें संपर्क करना है, तो हमें वहाँ पे ना न्यूज़पेपर या टेलीविज़न के में प्रचार-प्रसार की ज़रूरत नहीं है। वहाँ तो हम व्यक्तिगत तौर पे बैठेंगे, उसको समझाएँगे, बात करेंगे और चूँकि ये व्यक्तिगत संपर्क है तो आराम से हो जाना है। ऐसे ही सामूहिक तौर पे अगर हम बात करें तो वहाँ भी टेलीविज़न के संचार की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, हम डिस्कशन का यूज़ कर लेंगे, हम डेमोन्स्ट्रेशन यूज़ कर लेंगे बेहतर तरीके से कि सबका इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, सब लोग करके सीख भी लेंगे, ठीक है? तो सही चैनल को चुनना बहुत ज़रूरी होता है अपने संचार के लिए। फिर है प्रतिक्रिया का सिद्धांत। प्रतिक्रिया का सिद्धांत से मतलब कि क्रिया की प्रतिक्रिया, मतलब आप कुछ क्रिया कर रहे हो तो सामने से भी प्रतिक्रिया आनी चाहिए, रिस्पॉन्स आना चाहिए। अगर रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो ये टू वे कम्युनिकेशन नहीं रहेगा, ठीक है? और ये आपको भी नहीं पता चलेगा, आपसे मतलब सेंडर को पता नहीं चलेगा कि सामने वाले को समझ आया, नहीं आया। तो रिस्पॉन्स बहुत ज़रूरी होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में। शोर को नियंत्रित करने का सिद्धांत ये बहुत ज़रूरी है, चाहे शोर बाहर का हो, चाहे आपके मन का हो, इसको बहुत नियंत्रित करने की ज़रूरत है, ठीक है? तो उस शोर को नियंत्रित करना भी कम संचार का एक सिद्धांत है। फिर है उचित संचार प्रक्रिया। उचित संचार प्रक्रिया जो अभी हमने प्रोसेस की बात करी कि सबसे पहले क्या आएगा, सेंडर आएगा, मैसेज आएगा, फिर आपका एन्कोडिंग आएगी, फिर आपका चैनल आएगा, फिर डिकोडिंग आएगी, आपके ऑडियंस आएगा और फिर आपका फीडबैक आएगा या रिस्पॉन्स आएगा। तो ये पूरा प्रॉपर ऐसे ही होना है। ये नहीं कि अपने मन से कोई भी चीज़ आगे कर दोगे, कोई भी चीज़ पीछे कर दोगे तो आपकी प्रोसेस बेकार हो जानी है। ठीक है? तो एक उचित संचार प्रक्रिया आपकी तैयार सही से होनी चाहिए। फिर है सरल व तार्किक प्रस्तुति। सरल व तार्किक प्रस्तुति का मतलब कि जितना सरल कम्युनिकेशन होगा ना, उतना ज़्यादा व्यक्ति कनेक्टेड होगा। यहीं पे अगर मैं जो जैसे मैं हिंदी भाषा जो प्रयोग कर रही हूँ, बहुत सरल प्रयोग कर रही हूँ, जो इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, बहुत ईज़ी यूज़ कर रही हूँ, वो इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। लोग उससे ज़्यादा तुम बच्चे कनेक्ट कर सको और उस चीज़ को समझ सको, ठीक है? तो जितनी मेरी भाषा सरल होगी और तार्किक होगी, तार्किक से मतलब लॉजिकल होगी, ठीक है? अभी मैंने आपको बोला कि एलिमेंट हैं, प्रोसेस हैं, ये सेम रहनी है।
ठीक है? वही प्रोसेस ही आपके एलिमेंट होने हैं। तो आपको डबल-डबल अलग-अलग मेहनत नहीं करनी है, आपको एक चीज़ समझनी है और फिर आप 2-3 चीज़ों को आराम से उसको कर सकते हो, ठीक है? तो तार्किक होना है और सरल होना है। तो ये भी संचार का एक सिद्धांत है। और फिर है एक अनिश्चितता की न्यूनता। तो अनिश्चितता की न्यूनता कि जितनी मतलब संचार ऐसा होना चाहिए जो विषय चुना है या जो विषय को एलेबोरेट किया गया है, बताया गया है, शब्द जो भी प्रयोग किए गए हैं, जिस तरीके से उदाहरण लिए गए हैं, वो कैसे होने चाहिए? वो अनिश्चितता को कम करने वाले होने चाहिए, ठीक है? ये हो गया आपके संचार के सिद्धांत। तो आपका इसमें बस एक टॉपिक और आपका इसमें बचता है संचार के समस्याएँ या बैरियर इन कम्युनिकेशन कि संचार में क्या-क्या बाधाएँ उत्पन्न हो सकती हैं या क्या-क्या बाधाएँ उत्पन्न होती हैं। तो सबसे पहला है शारीरिक बाधा। शारीरिक बाधा से मतलब कोई व्यक्ति जिसको सुनाई कम देता है या जिसको ऊँचा सुनाई देता है या जिसके कान में कोई प्रॉब्लम होती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे व्यक्तियों को संचार में बाधा उत्पन्न होती है कि वो सुन नहीं पाते या रिस्पॉन्स नहीं कर पाते। ठीक है? फिर भाषा संबंधी समस्या कि जैसे लैंग्वेज की बैरियर बहुत होता है कि जो लोकल लैंग्वेज होती है वो हर किसी को नहीं आती, तो वो कुछ बोल जाए और व्यक्ति ना समझ पाए या आप कुछ बोल जाइए, आपसे मतलब जो सेंडर है वो बोल जाए, रिसीवर ना समझ पाए या रिसीवर बोल जाए, सेंडर ना समझ पाए, तो फिर कम्युनिकेशन बैरियर्स उत्पन्न होने लगते हैं, ठीक है? सांस्कृतिक और सामाजिक बाधाएँ, ये भी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि मेरे संस्कृति में तो नहीं है ये चीज़ या मेरे सामाजिक क्षेत्र में तो ये नहीं आती है या ये मेरे में नहीं होता, हमारे में महिलाओं को नहीं सिखाया जाता, हमारे यहाँ महिलाएँ बाहर नहीं जाती। तो ये जो सामाजिक समस्याएँ हैं ना, ये भी आपके कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। जैसे महिलाएँ बोलती नहीं हैं, बोल नहीं पाती, अपनी समस्या कह नहीं पाती, ठीक है? तो ये भी एक बाधा है। फिर है भावात्मक बाधाएँ। भावात्मक बाधाएँ मतलब डर, चिंता। अब आप बैठे तो यहाँ हो पर आपके दिमाग में चल रहा है यार खाना बनना है, गाना गरम होना है, पापा आ रहे होंगे या भैया आ रहा होगा तो मुझे वो भी करना है। तो ये क्या है? आप बैठे यहाँ हो पर शरीर यहाँ पे पर आपका मन कहीं और भटक रहा है, आपको डर लग रहा है या फिर आपको डर लग रहा है एग्ज़ाम का कि कैसे पढ़ेंगे, कुछ नहीं याद हुआ है, कैसे करूँगी मैं? तो ये भी आपके जो है ना कम्युनिकेशन बैरियर्स उत्पन्न करते हैं। ठीक है? फिर है सूचना का अभाव, तो जब सूचना का ही अभाव है तो संचार में तो बाधा उत्पन्न होनी ही कहते हैं ना एक नॉर्मल बात हुई भई सूचना तो पूरी होनी चाहिए, अगर सूचना नहीं है आपके पास पूर्णतः तो फिर आप क्या संचार कर रहे हैं? संचार होगा ही नहीं पूरा पूरा। फिर नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशनल कहते हैं ना बैरियर्स यानी कि संगठनात्मक बाधाएँ। ये होता है जो आपका संगठन है। लाइक आपका ऊपर के जो ऑफिसर्स हैं, आपका जो टीम वर्क जिसे हम कहते हैं ना कि एक व्यक्ति अकेले तो कुछ नहीं कर सकता, उसका जो टीम वर्क है, उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट होना, ठीक है? तो उससे संबंधित कोई प्रशासनिक समस्या आना या संगठन से समस्या आना, ठीक है? तो वो इसमें हमको कहते हैं ना कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि आज हमको ये बताना था पर हमको ये मैसेज मिला ही नहीं है, हमको पता ही नहीं है कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, राइट? तो ये वाली प्रॉब्लम। फिर एक आता है शोर। शोर अभी मैंने बात करी ये भी एक बहुत बड़ी बाधा है जो कम्युनिकेशन को सामने तक नहीं पहुंचा सकती और ये कैसे भी हो सकती है आपके मन का शोर हो सकता है और चाहे आसपास का वातावरणीय शोर हो सकता है कि पी पू आवाजें आ रही हैं तो दिक्कत होती है आप सही से सुन नहीं पाते हो ठीक है या आपके मन में शोर चल चल रहा होता है कि आप होते वहीं हो पर आपके दिमाग कहीं और दौड़ रहा होता है आप परेशान होते हो चिंताओं में होते हो तो दिमाग में शोर चल रहा है वो दिमाग का शोर कहलाता है कि आपका दिमाग हर टाइम कुछ ना कुछ सोच ही रहा है पर जो आप एट प्रेजेंट जहाँ हो वो नहीं सुन पा रहे हो ठीक है तो ये प्रॉब्लम भी देखी जाती है कम्युनिकेशन में। ठीक है? आई थिंक आपको बहुत कुछ मिल गया है आज और आपका पेपर इतने में ही खत्म हो जाना है। तो ये बहुत बढ़िया स्कोरिंग पेपर है, बहुत जम के लिखिएगा, टाइम का ध्यान रखिएगा और हेडिंग्स पे हेडिंग्स दीजिएगा, बहुत हेडिंग्स हैं इसमें आपके पास। ठीक है? तो बहुत अच्छे से करिएगा, गुड लक। मिलती हूँ अब आपका लास्ट पेपर डिस्कस करने में, ठीक है? बहुत जल्द आपका वो भी वीडियो आपको मिल जाएगा। गुड लक, बाय।